हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे पिछले क्लास में, हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ ही साथ हम लोग कहाँ पहुंच चुके थे, एटॉमिक मॉडल पे। और एटॉमिक मॉडल पे भी हम लोग क्या खत्म किए थे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम लोग खत्म किए थे। और आज कहे थे कि हम लोग रदरफोर्ड मॉडल से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही ज्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जो आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लेते हैं। ये चीज आप फिजिक्स में भी देखिएगा। ठीक है, ये कहाँ देखिएगा, फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आ रहा बात समझ में? तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, वो लिखेंगे कि चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज होता है। कहने का मतलब कि फिक्स क्वांटिटी। ठीक है, फिक्स क्वांटिटी एंड इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंटीजर वैल्यू, फिक्स क्वांटिटी एंड इंटीजर वैल्यू। एक फिक्स क्वांटिटी रहेगा और इंटीजर वैल्यू हम लोग लेंगे। दैट इज क्या लिख सकते हैं हम लोग? दैट इज कि जो हम लोग इट कैन टेक इंटीजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये Q इज इक्वल टू होता है Ne। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, Q इज इक्वल टू Ne। और N यहाँ क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, N N इंटीजर वैल्यू। ठीक है, N क्या रहेगा, इंटीजर वैल्यू। और E क्या है, वही जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग लेंगे, क्या इसका चार्ज, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आ रहा बात समझ में? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, चार्ज इज टू टाइप। चार्ज इज टू टाइप्स। ठीक है, पहला क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या रहेगा, दूसरा निगेटिव। निगेटिव चार्ज। दूसरा क्या कहेंगे, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस। जो इसमें दो मिलेगा वो क्या, पॉजिटिव वाला प्लस 1.602। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये वाला आपको क्या देखने को मिलेगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रहा? बट इट डज नॉट मीन, ये भी बात ध्यान में रखना है, इट डज नॉट मीन, ठीक है, इट डज नॉट मीन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर, हाइयर। ठीक है, इट डज नॉट मीन पॉजिटिव वैल्यू इज हाइयर। ठीक है, हाइयर। ठीक ठीक, ये समझना नहीं कि पॉजिटिव वाला ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इट ओनली, ठीक है, ये क्या केवल बता रहा है, डज नॉट हाइयर, इट शोज बोथ आर सेम, both are same but nature of charge is opposite। ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज जो होगा वो अपोजिट आपका होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि ये वाला वैल्यू को हम ज्यादा मानेंगे, ये वाला वैल्यू को कम मानेंगे। आर यू गेटिंग माय आइडिया? क्लियर हो रहा है आपका किस तरीके से बात है? तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे कि सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। सेम चार्जेस, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, एंड डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? ये तो पढ़े हैं बचपन में भी कि सेम चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो ये बेसिक सा कुछ चीज है। और भी इसमें एक आध चीज है जो बताना है। ठीक है, और भी क्या, ये Q इज इक्वल टू एनी, ध्यान में रखना, ये बार बार अभी आने वाला है। Q इज इक्वल टू एनी, ध्यान में रखना है, बार बार आने वाला है। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, यदि हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक दो दो चार्ज है। ठीक है, दैट इज ये Q1 है और ये Q2 है। क्या है ये, Q1 Q2।
और दोनों को, ठीक है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। बात समझ में आ रहा? तो इनका जो फोर्स, फोर्स क्या होगा, फोर्स जो इन दोनों के बीच में होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला भी बार बार यूज होने वाला है। यदि ये फॉर्मूला अभी फिजिक्स में नहीं बताया गया तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, वहां भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा अच्छे से और समझ में वहां पे वो आपको आएगा। ठीक, ध्यान में रखना, दो चार्ज है Q1 Q2, आर डिस्टेंस है, इसका जो फोर्स होगा, ठीक है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर जो डिस्टेंस है। और ये वाला पार्ट को हम क्या मान लेंगे, के, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर हो रहा है? अब इसी में ध्यान में रखना है कि यदि हम एसआई का बात करें, किसका बात करें, एसआई, एसआई यूनिट में यदि हम बात करें तो ये आपका Q1, ठीक है, Q2 जो होगा, Q1 Q2 का क्या हो जाएगा, कुलम्ब, Q1 Q2 का क्या होगा, कुलम्ब। और यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग लेते हैं उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर कुलम्ब स्क्वायर। क्या होगा इसका, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो के है उसका क्या हम लोग लिख रहे हैं ऐसा यूनिट में, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कुलम्ब स्क्वायर। और साथ ही साथ जो रेडियस है वो किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, किस में लेंगे, मीटर में। और यदि सीजीएस का बात करें, सीजीएस में तो Q1 Q2 जो है वो हम लोग किस में लेंगे, Q1 Q2 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में लेंगे, ठीक है। और यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिखते हैं, के लिखते हैं ना, इसी चीज को हम लोग क्या ले लेंगे, वन, वन मानते हैं, ठीक। सीजीएस में क्या मानेंगे, वन, क्लियर है, सीजीएस में क्या मानेंगे, वन। ये चीज ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और जो, और आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो आता है, ठीक है, इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻²⁰, ठीक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। ये बात, ये भी चीज ध्यान में रख लेंगे, कभी स्कूल का एग्जाम में भी हो सकता है पूछ दे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है, 8.85 इंटू 10⁻² कूलम स्क्वायर मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात समझ में आया, ये चीज ध्यान रहेगा। उसके बाद, उसके बाद यदि हम बात करें किसके बारे में, अगला पॉइंट यदि हम देखें, फिफ्थ पॉइंट, यदि हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कब, जब वही चार्ज के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में यदि हम बात करें, चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सेम रहेगा, यानी कि पी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, चार्ज, चार्ज के फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर, केवल और केवल क्या होगा, आर, ठीक है, डिस्टेंस जो होगा वो क्या हम लोग लेंगे, आर, आर स्क्वायर नहीं लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है चार्ज के रिस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब आगे जो है, ठीक है, आगे जो है वो क्या हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा, ये चीज तो पहले भी पढ़े लेकिन फिर से बता दे रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर 6 जो है, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 क्या बोले थे, यदि एक क्यू चार्ज है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस V में रख रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V में रख रहे हैं, क्यू चार्ज है उसको पोटेंशियल डिफरेंस V में हम लोग Q में रख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आपका हो जाएगा, क्यू ई, क्या होगा, क्यू ई। ये कब होगा, जब एक क्यू को हम पोटेंशियल डिफरेंस में रखेंगे। और ये पोटेंशियल एनर्जी कब है, जब दो चार्ज दिया हुआ रहेगा तब, Q1 Q2 जब रहेगा तब। ध्यान में रखना है ये वाला कब इस्तेमाल करेंगे, जब Q1 Q2 दिया हुआ रहेगा तब। इज दैट क्लियर, दो चार्जेज रहेंगे तब। और यहाँ पे क्या बोला है कि चार्ज Q जो है वो कहाँ रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V में यदि हम रखते हैं तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा, क्यू ई, क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, क्यू ई। बात समझ में आया है? तो ये कुछ आपका इंपॉर्टेंट चार्ज को लेकर के प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं रदरफोर्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड
न्यूक्लियस मॉडल, उसको रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल भी कहा जाता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या फिर रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थॉमसन इसी के बारे में नहीं बता पाए थे, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम लोग, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है, गोल्ड फॉइल, फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और क्या लिख सकते हैं, ठीक है, और लिख सकते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, या फिर हम लिख सकते हैं रदरफोर्ड, 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 ठीक है, न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट, बात समझ में आ रहा। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो हम लिख देंगे अभी। इसमें बेसिकली क्या किए थे उन्होंने, ध्यान से समझना है, इसमें क्या किए थे वो, रेडियो एक्टिविटी एक तरह से करवाए थे, कुछ नहीं है, अल्फा पार्टिकल लिए, क्या लिए लिए, अल्फा पार्टिकल, ये क्या था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पढ़े थे ना, अल्फा पार्टिकल क्या था, He24 हीलियम, ठीक है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, He+2, यही था ना, डबली आयोनाइज, ठीक है, हीलियम आयन, यही था ना अल्फा पार्टिकल, बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसको क्या किए थे कि एक स्लिट, यहाँ पे एक स्लिट लिए थे, ठीक है, ये स्लिट लिया गया है, स्लिट। अब इसका काम क्या है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधा यहाँ से ही निकले, ठीक है, यानी कि इसका पाथ जो है वो गड़बड़ ना हो, ठीक, इसलिए ये लिया गया था। और इसको किस पे बम्बार्ड करवाया गया था, ठीक है, बम्बार्ड करवाया गया था गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये भी चीज आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, आपको याद होगा, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड करवाएं। और यहाँ पे क्या लिए थे, जो सेटअप आपका एक्सपेरिमेंट के लिए था, यही आपका सेटअप एक्सपेरिमेंट के लिए था, ये आपका स्क्रीन लिए थे, मूवेबल स्क्रीन, मूवेबल स्क्रीन, ठीक है। और मूवेबल स्क्रीन में यहाँ पे लगा दिए थे लेयर, किस चीज का लेयर लगाए थे भाई, ZNS, फ्लोरोसेंस मटेरियल, याद है, ZNS, फ्लोरोसेंस मटेरियल, फ्लोरोसेंस मटेरियल, ये क्या करेगा, चमकेगा, मूवेबल स्क्रीन है। और ये गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल। हुआ क्या था कि अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया और इस गोल्ड फॉइल में टकराया, ठीक है, गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल उन्होंने निकाला, और गोल्ड फॉइल से अल्फा पार्टिकल निकल करके क्या हो गया, ये जाकर के इससे टकराया, ये जाकर के इससे क्या हुआ, टकराया, ठीक है, जाकर के इससे टकराया, बात समझ में आया, क्या हो गया, टकराया, आ रहा बात समझ में, टकराया, ध्यान से समझना थोड़ा सा, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें हुआ क्या, जब ये एक्सपेरिमेंट जब करवाएं तो अल्फा पार्टिकल यहां से गया, गोल्ड फॉइल से टकराया, यानी कि इसमें हुआ क्या कि ये तो सेटअप किए इस तरीके से अल्फा पार्टिकल को इसमें गोल्ड फॉइल से टकराएं, ठीक है, गोल्ड फॉइल से टकराते हैं और यहाँ पे स्क्रीन लेते हैं। तो इनको क्या होता है, नजर क्या आता है, जो उनको देखने से क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं वो चीज को समझना है कि अल्फा पार्टिकल जो था उसमें से मैक्सिमम रे जो हो रहा था वो पार होते जा रहा था, मैक्सिमम रेज जो था वो गोल्ड फॉइल से क्या होते जा रहा था, पार होते जा रहा था, बात समझ में आया, गोल्ड फॉइल से मैक्सिमम रे पार होते जा रहा था। कुछ ऐसे रे मिल रहे थे, कुछ ऐसे रे मिल रहे थे जो एक स्मॉल एंगल पे डेविएट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एक स्मॉल एंगल दैट इज थीटा, ठीक है, एक थीटा पे क्या कर रहे थे, डेविएट कर रहे थे, मान लेते हैं ये थीटा 1 है, ये जो है वो थीटा 2 है, ठीक है, स्मॉल एंगल पे डेविएशन कर रहा था, बहुत ही कम, फ्यू, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, डेविएट ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक। और तकरीबन तकरीबन 20,000 में से ऐसा एक रे मिल रहा था, अप्रॉक्स जो है तो 20,000 में से एक ऐसा रे मिल रहा था जो कि कहा क्या हो रहा था, ये टकरा करके, ठीक है, यानी कि टकरा करके और ये बैक हो रहे थे, ठीक है, बैक हो रहे थे, ये ऐसा अपने को मिल रहा था। तो यहाँ पे जो थीटा था वो कितना था, 180, थीटा कितना था, 180, और थीटा बराबर हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा बराबर क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन, बात समझ में आ रहा है ये किस तरीके से है। तो ये चीज जो था ये उनका ऑब्जर्वेशन था, क्या ऑब्जर्वेशन हम बताएं, वो क्या देखें कि मैक्सिमम जो है रे जो था वो गोल्ड फॉइल से पार होते जा रहा था, पहला चीज। तकरीबन कुछ जो रेस थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा,
थीटा डिग्री से क्या हो रहा था, वो डेविएट कर जा रहा था, और साथ ही साथ तकरीबन 20,000 में से एक ऐसा रे जो मिल रहा था अप्रॉक्स, वो क्या हो रहा था, 180 डिग्री पे रिटर्न बैक आ रहा था। बात समझ में आया? तो ये इनका क्या था, ऑब्जर्वेशन था। उसके बाद जो रिजल्ट था, वो रिजल्ट से इन्होंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसा, कहने का मतलब है ऐसा डेंस्ड पार्ट है एटम का, ठीक है, ऐसा एटम के अंदर में कुछ ना कुछ तो डेंस्ड पार्ट है, ठीक है, डेंस्ड पार्ट है, क्योंकि एटम, पहला बात तो ये बताएं कि एटम का मैक्सिमम पार्ट जो है वो खाली है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, इसीलिए जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो कि खुद खुद एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, खुद क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अल्फा तो पॉजिटिवली होता है ना, डब्ल्यू आयन आई चिलियम आयन पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम रे पार हो गया, लेकिन कुछ अल्फा रे है जो इसे टकराने के बाद स्मॉल एंगल थीटा पे, ठीक, ठीक है, थीटा पे क्या हो गया, डेविएट हो गया, डेविएट हो गया, इसका मतलब ये भी अल्फा चार्ज He+2, ये भी अल्फा, यानी कि ये भी पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला भी क्या है, जब रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इससे टकरा रहा और क्या हो जा रहा, डेविएट हो जा रहा है ऑफ एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री, ठीक है, और 20,000 में से एक ऐसा वाला जो निकल रहा है, 20,000 में से एक ऐसा जो आ रहा है, वो की कंप्लीट 180 डिग्री पे बाउंस बैक चला जा रहा है, बैक चला जा रहा है, यानी वापस घूम जा रहा है, ठीक है, और बाकी फिर से जो है वो मैक्सिमम बाहर खाली चला जा रहा है, यानी पार चला जा रहा है। बात समझ में आया? ये चीज उनको समझ में आया, यानी कि वो ये समझ में आया कि कुछ तो ऐसा चीज है, एक तो सारा जगह जो है वो क्या है, खाली है न्यूक्लियस का, कुछ ऐसा पार्ट है जहां पे जो पॉजिटिव चीज अंदर में घुसा पड़ा है, पॉजिटिव चीज अंदर घुसा पड़ा है, और वही चीज क्या है, आपका प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बात समझ में आया? उसके बाद कितना एंगल पे डिविएट कर रहा है, वो सारा चीज फिर उन्होंने फॉर्मूला से बताया, ठीक है, वो सारा फिर फॉर्मूला दिए, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये आपकी 12वीं का जो सिलेबस है, 12th का जो सीबीएसई या फिर हम कहें जो अपना मेडिकल और जेई का जो सिलेबस है, उसमें बहुत ही बेसिक मॉडल दिया हुआ है। यदि हम इसके एडवांस के बारे में जाएं तो बहुत ज्यादा इसमें कई सारे डेरिवेशन भी पढ़ने को मिलेंगे, और बहुत सारा चीज ये आपको मिलेगा एडवांस लेवल में, ठीक है, यानी कि अपने सिलेबस में नहीं, अपने सिलेबस से बाहर हायर स्टडीज में। बात समझ में आया? तो अपने पास जो है कुछ फॉर्मूलाज भी है, वो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, उस पर क्वेश्चन भी आते हैं, और कई बार तो फॉर्मूला भी डायरेक्ट नीट के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला की इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन तो छोड़िए। तो ये चीज अपने को मिला, बात समझ में आया? और इसी चीज को उन्होंने कहा, जो बीच वाले सेंटर वाले पार्ट में जहां से रिटर्न बैक हो जा रहा था 20,000 में से एक रे, उसी चीज को न्यूक्लियस कहें, वो क्या नाम दिए, न्यूक्लियस, और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का ही फॉर्मेशन होता, मतलब न्यूक्लियस के बारे में ही पता चल रहा था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में बताया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया, जिससे अपने को ये समझ में आया कि जो जो एटम का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में जो आपका न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो कितना कम है। कहा जाता है कि एक यदि हम बॉल लें, ठीक है, एक यदि हम यहाँ पे डॉट लें, ठीक है, और 5 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक यदि हम ये 5 किलोमीटर के रेडियस में यदि हम चारों तरफ गोला कर दें और बीच में एक क्रिकेट का बॉल रख दें, क्रिकेट का बॉल रख दें, तो क्रिकेट का बॉल लाइक अ न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर अराउंड, ठीक है, वो जो रहेगा वो लाइक एटम रहेगा। ये एक अनुमान बताया गया है आपको एज्यूम करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। बात समझ में आया? तो यही अपना क्या था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक। अब जो 20,000 में से जो एक जो वापस लौट रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, वो एकदम सीधा जा रहा होगा न्यूक्लियस से, और कुछ ना कुछ क्या उसे टकरा रहा होगा, क्या नहीं टकरा नहीं सकता। क्यों नहीं टकरा सकता? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और जो जा रहा है वो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ दूरी के बाद जो है वो क्या करेगा, लौट जाएगा, और जो कुछ दूरी के बाद, जितना दूरी के बाद लौटेगा वही क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आर मिनिमम, मिनिमम डिस्टेंस से वो क्या हो गया, लौट गया, आर मिनिमम उसको कहेंगे। बात समझ में आया? उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एडवांस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा? इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका आर मिनिमम रहेगा, ये आर मिनिमम रहेगा। बात समझ में आया? आर मिनिमम रहेगा। और भी कुछ फॉर्मूला दिए जिससे ये पता चला कि कितने एंगल पे क्या क्या हो सकता है, यानी कितने एंगल पे जो है वो डेविएशन हो सकता है, या फिर और भी कुछ बातें हैं फॉर्मूला के थ्रू, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, अब पहले एक एक पॉइंट इसका लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करते जाएंगे आगे।
ठीक है। आ रहा बात समझ में किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि रदरफोर्ड्स बम्बार्डेड, ठीक है, रदरफोर्ड्स बम्बार्डेड बम्बार्डेड ऑन थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, ठीक है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड पे बम्बार्ड किया था, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है फॉर न्यूमेरिकल वी कैन गेट, ठीक है, वी कैन गेट, ठीक। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि दूसरा मेटल हम लोग ले सकते हैं, गोल्ड की जगह क्या कर सकते हैं, दूसरा मेटल ले सकते हैं, वी कैन गेट अनदर मेटल, अनदर मेटल, ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या बोला, रदरफोर्ड बम्बार्डेड ऑन थिन फॉइल ऑफ, ठीक है, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड विथ अल्फा पार्टिकल, विद अल्फा पार्टिकल, ठीक है, विथ अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल के तो बारे में जानते हैं क्या है, डबली डबली आयोनाइज, ठीक है, डबली आयोनाइज हीलियम आयन, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या है ये, एक तरह से He+2 है, He+2 है, यही है ना अल्फा पार्टिकल। और क्या लिख सकते हैं, He, ठीक है, 2 और 4, यही लिख सकते हैं ना। बात समझ में आया। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अच्छा चार्ज पहले लिख देते हैं, चार्ज, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज अल्फा पार्टिकल क्या होगा, क्या होगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, 2e, 2e, क्या बोले थे, Ne होता है, चार्ज बराबर क्या होता है, Ne, पढ़े थे ना अभी, बताएं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो E तो यही है, और क्या होगा चार्ज, 2, 2e, बात समझ में आ रहा है, 2e हीलियम का है, तो क्या हो जाएगा 2e। यदि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बात करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mu, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mu, ठीक है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4mu, और 1mu बराबर, ठीक है, 1mu बराबर, ध्यान में रखना 1mu 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये ध्यान में रखना है। 1mu इज इक्वल टू क्या वैल्यू लिखवाएं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, बात समझ में आया, क्लियर है। तो ये चीज था, ठीक। अब ये बात तो हो गया, थिन फॉइल पे एक्सपेरिमेंट करवाया गया। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, ऑब्जर्वेशन यही था ना कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, पहला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास, ठीक है, थ्रू द गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, पास हो गया गोल्ड फॉइल से। दूसरा, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, very few alpha particles deviates at an angle of theta, ठीक है, बहुत ही कम ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो थीटा डिग्री से क्या हो गया, डेविएट कर गया। तीसरा, वेरी वेरी, ठीक है, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स डेविएट, अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, और वो 1 in, ठीक है, 1 in 20,000, ठीक है, 20,000 में से एक ही, ठीक है, बाउंस बैक, ठीक है, या ऐसा लिख देते हैं रिटर्न्स बैक, ठीक है, रिटर्न्स बैक एट एन एंगल ऑफ, एट एन एंगल ऑफ, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, क्या हो गया, 180 डिग्री पे। कुछ ऐसे थे जो 20,000 में से एक, जो 180 डिग्री पे क्या हो गए थे, वापस आ गए थे, बात समझ में आया, 180 डिग्री पे क्या आ गए थे, वापस आ गए थे। तो ये तीन क्या था, उनका मुख्य ऑब्जर्वेशन था, ये क्या था, तीन इनका मुख्य ऑब्जर्वेशन था। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंक्लूजन की तरफ, कहां तरफ जाएंगे, कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया। कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन,
कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको क्या समझ में आया था कि जो मैक्सिमम जो पार्ट था वो क्या था, खाली था, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट जो था वो खाली था। तो पहला पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम स्पेस, या ऐसा लिख सकते हैं हम, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम, ठीक है, मैक्सिमम स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्या था, मैक्सिमम स्पेस जो था इनसाइड द एटम जो क्या था, एम्प्टी था, खाली था, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू कहता है देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज, देयर शुड बी सम हार्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड is present is present at the center of at the center of atom which is very dense, ठीक है, which is very dense, यानी हाई डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी, which is very dense, ठीक है, which is very dense, which is very dense, ठीक है, which is very dense object will feel, ठीक है, will feel repulsion with alpha particles when it, ठीक है, कब ये अल्फा पार्टिकल के साथ रिपल्सन करेगा, ठीक है, जब ये इसके सामने से होकर के गुजरेगा तब, ठीक है, जब इसके सामने से होकर के गुजरेगा तब ये क्या फील करेगा, रिपल्सन। और जब एकदम आमने सामने से जाएगा तब इसको क्या करेगा, रिपल्सन करके बैक बाउंस कर देगा, ठीक है, आपको दोबारा ये रिपेल करके दोबारा वापस भेज देगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक। विल फील रिपल्सन विथ अल्फा पार्टिकल व्हेन, ठीक है, व्हेन इट passes near the dense object, passes from very near the dense part या पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट। बात समझ में आया? तो इसको समझते हुए रदरफोर्ड ने फिर उस चीज का नाम क्या रखा, न्यूक्लियस, ठीक है, बात समझ में आया, क्या उसका नाम रखा, न्यूक्लियस। रदरफोर्ड नेम दिस पार्ट, ठीक है, रदरफोर्ड नेम दिस पार्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस नाम रखा गया इसका, ठीक है, क्योंकि वो भी पॉजिटिव था, वो भी पॉजिटिव। एंड इन न्यूक्लियस, ध्यान में रखना, एंड इन न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन इट। इनमें क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये तो पता ही होगा आपको। तो ये रहा दूसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम क्या बताएं कि एकदम उसके नियर से जा रहा था तो क्या हो रहा था, डेविएट कर जा रहा था, ठीक है, ध्यान में रखना है, रिपल्सन हो रहा था, थोड़ा सा डेविएट कर रहा था एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है कि अल्फा पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, इज गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, देन it repel to the nucleus, या ऐसा भी लिख सकते हैं गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, गोइंग स्ट्रेट एंड इट रिपेल, ठीक है, रिपेल एंड बैक रिटर्न at the angle of 180 डिग्री, ठीक है, कितने एंगल पे वापस लौट गया, 180 गया स्ट्रेट, रिपल्सन हुआ, ठीक है, और वापस कितने एंगल पे आ गया, 180 डिग्री पे वो क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है,
टू इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक है, टू इट्स ओरिजिनल पाथ, जो इसका ओरिजिनल पाथ था उस पे क्या वापस अपना आ गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यदि हम बात करें, तीसरा पॉइंट ही तीन ही इसका पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उस मॉडल में, ठीक है, उस मॉडल में उसने क्या क्या देखा, दो बात बताया। पहला बात उसने क्या बताया, पहला बात यही बताया कि एटम कंसिस्ट ऑफ, एटम कंसिस्ट, ठीक है, एटम कंसिस्ट क्या बोला, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, ठीक है, दो पार्ट कंसिस्ट करता है। पहला न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट, प्रेजेंट एट सेंटर, ठीक है, सेंटर, बात समझ में आया, प्रेजेंट एट सेंटर। और इसमें क्या होता है आपका, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्या रहता है, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, दैट इज क्या कहते हैं, वहां क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन, यही रहता है ना, ये वाला, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व्स इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। और उस चीज को क्या कहते हैं, ऑर्बिट, या फिर हम लोग सेल्स के नाम से भी जानते हैं, ऑर्बिट या फिर हम लोग सेल्स के भी नाम से जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर काटेगा। और यही आपका न्यूक्लियस था, यही क्या था आपका न्यूक्लियस था, जो काफी हार्ड था, डेंस्ड था, ठीक है। और उनको क्या लग रहा था कि, और एक बात पता चला, वो तो बाद में बात हम आपको बताएंगे, फाइनली इससे क्या पता चला, न्यूक्लियस के बारे में, किसके बारे में पता चल रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियस के बारे में, बात समझ में आया। अब रिजल्ट, रिजल्ट पे हम लोग आते हैं कि रिजल्ट भाई क्या कहता है, ठीक है, क्या इसका रिजल्ट एक्सपेरिमेंट का, चेक, क्या रिजल्ट है इस एक्सपेरिमेंट का, वो चीज देखना बाकी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट, रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है वो ये बताता है, बात समझ में आया, रिजल्ट जो है वो सबसे पहला जो है उन्होंने क्या बताया, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, किसके बारे में बताया, रेडियस ऑफ एटम। और जो रेडियस ऑफ एटम जो उन्होंने बताया वो क्या बताया, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, जिसको 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर भी, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और साथ ही साथ क्या बताया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और 10⁻⁻15 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, पूरे एटम का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना है, यदि हम ये बात करें, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे करते हैं वॉल्यूम, ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे किसके बारे में, वॉल्यूम ऑफ एटम के बारे में, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है आपका कि फॉर्मूला जो है आपका 4/3 वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ ही, यानी कि 4/3 पाई, ठीक है, और ये लिख देते हैं आर, ठीक है, यानी इसको लिख देते हैं 10⁻⁻10, ठीक है, क्यूब, ये हम लिख देते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हाँ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और आर 10⁻⁻15 और ये होल क्यूब। बात समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर है। अब यदि हम बात करें दोनों का रेशियो, रेशियो यदि हम निकाले तो इससे समझ में आ जाएगा कि न्यूक्लियस और एटम के बीच में कितना का डिफरेंस है, मतलब कि क्या है। तो रेशियो यदि हम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एटम, चूंकि वही बड़ा है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई 10⁻⁻10 का, ठीक है, 10 का क्यूब, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10⁻30, वही हो जाएगा ना क्यूब, 10⁻30, और ये क्या लिखेंगे 4/3 पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻15 45, कितना हो जाएगा 15 ये 4/3 पाई खत्म। और ये जब ऊपर जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर, ये प्लस में ऊपर जाएगा
और -30 क्या हो जाएगा 10⁻15, 10⁻15 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम जो होता है वो होता है 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये भी बात आपके सामने एक बहुत ही अहम रिजल्ट आया। बात समझ में आया? क्या रिजल्ट आया कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस जो रहेगा या वॉल्यूम ऑफ एटम जो है वो इतना बड़ा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है उसका 10⁻15 टाइम्स जो है वो ज्यादा बड़ा है। बात समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से एक रिजल्ट बाहर आता है। ठीक है, फिर उन्होंने, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला भी दिया। ठीक है, यही हम लिख देते हैं रेडियस के बारे में, क्योंकि रेडियस का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रेडियस R इज इक्वल टू R नॉट a⁻1/3 रेडियस फॉर एनी एटम। ठीक है, क्या है ये? रेडियस ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम का रेडियस निकालने के लिए ये फॉर्मूला दिया। ठीक है, जहां आर नॉट थोड़ा सा जगह से, अच्छा ठीक है, आर क्या है? रेडियस, रेडियस आर नॉट क्या है? कांस्टेंट ये वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट ये वैल्यू है। बात समझ में आया? आर नॉट क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। थोड़ा सा जगह चाहिए, इसको मिटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? अब जो ये हो गया, ठीक है, ये क्या लिखे हम? आर नॉट बराबर क्या लिखे? कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू जो है 1.1, ये जो कांस्टेंट है यानी आर, सॉरी आर नॉट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर टू 1 पॉइंट, ठीक है, 1.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन फॉर मोस्ट कॉमन यूज, ठीक है, मोस्ट कॉमन यूज हम लिख सकते हैं आर नॉट का वैल्यू 4/3 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। मीटर में भी आप इसको चाहें तो रख सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ से रेडियस के बारे में, आपका रेडियस किसी भी एटम का आप लोग निकाल सकते हैं, वो चीज जो था आपके सामने आया। ठीक है, यदि इसी में एक फॉर्मूला हम दे दे, सॉरी निकालना है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। ठीक है, क्या निकालना आपको? रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम। तो एल्यूमिनियम क्या होता है? 1327, क्या होता है? 13। अच्छा, यहाँ जो ए है, ए बराबर जो है वो क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ए बराबर क्या है? मास नंबर। ठीक है, वही ए बराबर क्या रहेगा आपका? मास नंबर। बात समझ में आया? तो एल आपका दिया हुआ है कितना? 13 और 27। तो आर नॉट का फॉर्मूला क्या हो गया? ये क्या है? आर इज इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3, और आर नॉट कितना लिख देंगे हम? 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू ए का क्यूब। ए कितना दिया हुआ? 27, सॉरी ए का 27 1/3, तो ये कितना आ जाएगा जी? 3 ही तो आएगा। 27 का 1/3 कर रहे हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। डायरेक्ट काट दे। अच्छा ठीक है, 4/3 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 3, ये गया आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻13। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। एल्युमिनियम एटम का क्या आ गया? ये रेडियस निकल करके सामने आता है। तो ये फॉर्मूला भी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो रिजल्ट था इसका रदरफोर्ड न्यूक्लियस एक्सपेरिमेंट का, वो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े हम यहाँ पे। ठीक है, ये अपना आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसको आप दूसरे में भी लिख सकते हैं, दूसरा। ठीक है, जो रिजल्ट आया अपना दूसरा में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, सेकंड। अब बात आपको समझना है। ठीक है, ये मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस है, या पहले हम लोग क्या बोले? हाँ ठीक है, न्यूक्लियस है मान लेते हैं। अब न्यूक्लियस पे जो चार्ज रहेगा, ठीक है, न्यूक्लियस पे चार्ज जो रहेगा वो हम क्या माने? Z2e। चार्ज बराबर क्या होता है? QE। तो इसका मान लेते हैं एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर Z2 है। ये क्या हम मान लेते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? Z2। ठीक है, और चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस, चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस, चार्ज ऑन दिस न्यूक्लियस आपका क्या हो जाएगा? Z2
ई, यही तो होगा Z2E, यही होगा ना। बात समझ में आ रहा। अब मान लेते हैं यहाँ से अल्फा पार्टिकल, ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल मान ले रहे हैं आ रहा है, ठीक, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। अल्फा पार्टिकल आने के साथ यहाँ पे क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, और डेविएट किस एंगल पे होगा, एंगल थीटा। मान लेते इतना दूर से डेविएट हुआ, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो अल्फा पार्टिकल आएगा उसको हम लोग क्या माने, Z1, क्या माने, Z1, ठीक है। इसका भी कुछ होगा ना, ये अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, क्या है, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन। तो यहाँ पे जो इसका चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर Z1 माने, इसका एटॉमिक नंबर क्या था, Z2, तो चार्ज क्या हो गया, Z2E, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z1, कुछ भी होगा, हम क्या मान ले रहे हैं, Z2, हालांकि हीलियम ही है, Z2, और चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Z1E, क्या हो जाएगा, Z1E। यहां से जैसे ही पार हुआ क्या हुआ, थीटा, कितना एंगल पे मुड़ गया उधर की ओर, थीटा पे। अब कुछ वैसा होगा कुछ, अच्छा, अब जब यहां से यदि पार होता सीधा से तो कितना पे घूमता, 180 पे क्या हो जाता, बैक बाउंस, ठीक है, 180 पे वापस घूम जाता। बात समझ में आया, घूम जाता। अच्छा, इस ये जो पार हुआ और ये जो है इसके बीच का जो दूरी हुआ, ठीक है, इसके बीच का जो दूरी हुआ उसको हम लोग क्या बोले, बी, उसको क्या बोले, बी। और ये जो बी है इसी को कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। बात समझ में आया, इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इसी से जो है ना, इसी से वो एक बड़ा ही सॉलिड रिजल्ट पे पहुंचे थे कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज डेविएटेड एट एंगल, ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल विच इज डेविएटेड, ठीक है, एट एन एंगल, इसको मिलाना नहीं है, एट एन एंगल, ठीक है, जो एंगल पे डेविएट कर रहे थे, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितने अल्फा पार्टिकल उस एंगल पे डेविएट कर रहे थे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, यानी लिखते हैं ऐसा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है, क्या करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, ठीक है, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 ये आपका आया है। बात समझ में आया, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसी को हम लोग, ये n, ये थीटा, n क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, n क्या है, नंबर ऑफ वही अल्फा पार्टिकल, इज डायरेक्ट, सॉरी, इज इनवर्सली 2, ठीक है, साइन 4 थीटा बाय 2, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका एक रिजल्ट रहा, किसका, जो रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है। साथ ही साथ एक तो ये, इसमें जो हम लोग कितना नंबर देख रहे थे, शायद दूसरा या तीसरा, जो भी तीसरा वाला, शायद तीसरा नंबर, तो उसमें एक ये था, और साथ ही साथ tan थीटा बाय 2, ठीक है, एक दूसरा रिजल्ट जो था, आपको रिजल्ट ही याद रखना है। क्या बोले, अभी आप में जो है, हालांकि एनसीईआरटी में तो ये भी मेंशन नहीं है, लेकिन चूंकि है सिलेबस में तो है अपना, और एक बार सवाल भी आ चुका है इससे एक दो बार, ठीक है, तो इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। हाई स्टडीज में जो है वो काफी इसका पूरा डेरिवेशन के साथ ये चीज है, आ रहा बात समझ में। तो ये हो गया, और दूसरा एक जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट था वो tan थीटा बाय 2, ठीक है, tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या था, यदि हम बात करें फोर्स के रेस्पेक्ट में तो क्या था, 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वही था ना, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे चार्ज 1 हम क्या मान ले रहे हैं, Z1, ठीक है, Z1E, चार्ज Q1 हम क्या मान रहे हैं, अच्छा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था उसका वैल्यू K लिखते थे, याद आ रहा है, उसका वैल्यू क्या लिखते थे, K, और Z1E इंटू Z2E, यही है ना, Z2E, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, Z, ठीक है, Z1, ठीक है, Z2 E स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर B, MV स्क्वायर B। बात समझ में आया, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला आया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात समझ में आया, तो दो यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपका आया, ठीक, बात समझ में आया।
जो Z1 Z2 तो ये हो गया, Z1 Z2 ये हो गया, E तो वही चार्ज हो गया आपका, M क्या हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, V क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, और B क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर्स, B क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर्स। बात समझ में आ रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो ये तीसरा वाला रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन भी इस पे देखेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन भी इस पे देखेंगे। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि हायर एंगल, ठीक है, जितना ज्यादा एंगल ज्यादा रहेगा, हायर एंगल लेस लेस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये बात भी याद रखेंगे कि हायर एंगल, ठीक है, ये एक जाहिर सी बात है कि हायर एंगल वाला क्या होगा, ज्यादा एंगल वाला बहुत कम होंगे, क्योंकि जो बैक बॉन्स आया है एकदम 180 डिग्री पे, वो तो 20,000 में से एक है, तो कम एंगल वाले ज्यादा होंगे और ज्यादा एंगल वाले कम होंगे, तो ध्यान में रखना है ये हायर एंगल का क्या बोलेंगे, लेस आपका रहेगा, लेस अल्फा पार्टिकल रहेगा, ठीक है, और और लेस एंगल का, जो काफी कम एंगल का है, वो तो बहुत होगा ना, क्योंकि कोई यहां से दूर जाने लगेगा, कोई यहां से दूर जाने लगेगा, कोई यहां से, लेकिन सामने से जो दूर जाएगा वो बहुत ज्यादा एंगल बनाते हुए जाएगा, इसलिए बोला गया हायर एंगल लेस अल्फा पार्टिकल, बहुत कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ऐसा देखने को आपको मिलेगा। और लेस एंगल, ठीक है, लेस एंगल जो है उसमें क्या मिलेगा, मोर अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे, मोर अल्फा पार्टिकल्स मिलेंगे। बात समझ में आया, एक क्वेश्चन कर रहे हैं उस पे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, तो एक क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इन अल्फा पार्टिकल, इन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर आर 112 पर मिनट, ठीक है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड 60 डिग्री पे स्कैटर्ड कर रहा है 112 पर मिनट, ठीक है, 112 अल्फा पार्टिकल पर मिनट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट, देन कैलकुलेट number of alpha particle, number of alpha particles scattering at an angle of 90 डिग्री, ठीक है, पर मिनट, ठीक है, 60 पे दिया हुआ है, 60 पे कितना जा रहा है, 112, ठीक है, 16 पे कितना जा रहा है, 112, बात समझ में आ रहा है, 16 पे कितना जा रहा है, 112, तो बोल कितना पे रहा है निकालने के लिए आपको, 90 पे, कितना पे निकालने बोल रहा है, 90 पे, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, एन थीटा इनवर्सली 2 1 बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2, यही था ना। तो 60 के लिए क्या था भाई, 60 सॉरी 112 ना, यहाँ पे 112 112 इनवर्सली 2 1 बाय साइन 4 थीटा कितना दिया हुआ है, 60, 60/2 कितना होगा, 30, ठीक है, 60/2 कितना होगा, 30, और साइन 30, ठीक है, बात समझ में आ रहा, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ बस एक बार फॉर्मूला मिला लेना है, ठीक है, हाँ ठीक है, साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ तो 30 होगा, और ये साइन 30 इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ, और इस प्रकार से 112 इनवर्सली 2 क्या मिलेगा आपको, साइन, साइन ये तो कितना हो जाएगा, 1/2 का पावर 4, क्या लिख देंगे, 1/2 का पावर 4, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 112 इनवर्सली 2, ठीक है, सॉरी साइन 30 होगा ना ये, हाँ ठीक है, 1/2, एक सेकेंड, साइन 30 ये टोटल लिखाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर 4, 1/2 का पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इधर कितना आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा आपका 16, कितना आ जाएगा आपका
16। बात समझ में आ रहा है? कितना आ जाएगा ये? 16। इज दैट क्लियर? तो इसको हम पहला मान लेते हैं ये पहला है, ठीक है। और दूसरा यदि हम जाएंगे, दूसरा डायरेक्ट सेट करते हैं कितना, ये तो थीटा आपको निकालना है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एन, एन थीटा इज इक्वल सॉरी इनवर्सली टू 1 बाय, ठीक है, और साइन साइन 90/2, ठीक है, साइन 90/2, तो इनवर्सली कितना आ जाएगा फिर 90/2 यानी 45, ठीक है। और 45 का आपका क्या हो जाएगा? रूट 1/√2, ठीक है। साइन 45 आपका क्या आ जाएगा? 1/√2, तो ये 1 बाय, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख दे क्या, ये तो कट के 45 आएगा, 45, और इसका क्या जाएगा 1/√2 का पावर 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 ना, ठीक है। तो ये जो आएगा ये एन थीटा इनवर्सली टू क्या आ जाएगा 4, ये दूसरा आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? दूसरा आ रहा है आपका, ठीक है, दूसरा में कितना आ जा रहा है? 4 आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1, इधर थोड़ा जगह चाहिए, ठीक है, क्लियर है? तो ये ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दे रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो डिवाइड करने से क्या होगा, मान लेते हैं कि ये जो इनवर्सली वाला साइन है ना, सॉरी डायरेक्टली जो अभी आपको नजर आ रहा है, जो डायरेक्टली वाला साइन है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्यों क्यों हट जाएगा? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म ले रहे हैं, बाई चांस कोई भी कांस्टेंट टर्म हम यहाँ पे रखेंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लिखेंगे ना एन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 4 एन थीटा सॉरी 112 इज इक्वल टू कांस्टेंट 16। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो तो कैंसिल होकर हट जाएगा, और कैंसिल होकर के जो हटेगा वो क्या आएगा आपका? या ऐसे सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 1 ना, तो 112, ठीक है, यही आएगा ना, 112 अपॉन क्या आएगा? n, 112 अपॉन क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू आपका कितना चला जाएगा वो? 16/4, 16/4, ठीक है। तो करने के बाद कितना आ जा रहा है ये आपका आ जाएगा 4, 4 और n इज इक्वल टू फिर डिवाइड कर देंगे, n इज इक्वल टू 28, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28। बात समझ में आया? तो एक क्वेश्चन था ये इससे रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड। आगे देखेंगे। बात समझ में आया? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको नजर में आ रहा है, ये पूरा गोल्ड फॉइल जो एक्सपेरिमेंट था वो वाला चीज, ठीक है। आगे यदि हम बात करें थोड़ा सा डेंसिटी, फोर्थ वाला, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये बात तो पता चल गया कि एटम के रेस्पेक्ट में जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। अब यदि हम थोड़ा डेंसिटी की बात कर लें, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बराबर क्या हो जाएगा? मास ऑफ, वही होगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास एम ऑफ न्यूक्लियस, एम ऑफ न्यूक्लियस बराबर न्यूक्लियस, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मास अपॉन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? अब बात को समझेंगे। सपोज सपोज मान लेते हैं यही आपका क्या है, ये आपका एटम है, यहाँ पे क्या है, इसी में क्या है? प्रोटॉन है। और मान लेते हैं प्रोटॉन n1 प्रोटॉन है, n1 यानी बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, तो n इंटू 1, ठीक है, n1 प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज n1, और इसी में क्या है? न्यूट्रॉन, दैट इज n2, n लिख देते हैं, ठीक है, n, n2n, यानी कि n2 क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात समझ में आया? क्लियर है? तो मास नंबर बराबर आपका क्या निकलेगा? वही दोनों को जोड़ देते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो यानी कि n1p प्लस n2n, ठीक है, n2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे n1, ठीक है, और प्लस n2 इज इक्वल टू p, और क्या आ जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएगा n1 n2। और बात आपको ध्यान में होगा, ध्यान में होगा आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो एएमयू में जो मास होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हम लोग एएमयू में लेते हैं वो अप्रोक्स 1 एएमयू होता है। क्या होता है? 1 एएमयू। बात समझ में आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं? 1 एएमयू,
दोनों का निकाले थे पिछले क्लास में, लिखे थे एमयू में भी सबका लिखते चल रहे थे। बात समझ में आ रहा? तो इनका किस में आता था? एमयू में। तो प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, किस में हम लिख दे रहे हैं? इनटू एमयू। वन है ना, तो वन को लिखे चाहे ना लिखे, बात बराबर ही तो है। ठीक है, और यही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी n1 प्लस n2 जो यहाँ पे आएगा उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। एंड ए इज द मास नंबर, बिकॉज मास नंबर इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, AAMU। क्या लिखेंगे? AAMU। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अब यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस जो लिखना होगा, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम क्या करेंगे? ये डेंसिटी मास ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? A इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, -27 kg। क्यों? एमयू में था, किस में कन्वर्ट कर दिए? सीजीएस में, सॉरी जो आपका ये केजी है उसमें हम लोग कन्वर्ट कर लिए इसके मास को। बात समझ में आया? सॉरी 24 ग्राम होगा ना, 24 ग्राम, ध्यान में रखना है थोड़ा सा इसको, यदि पीछे कुछ गड़बड़ लिखा गया है तो उसको करेक्ट कर लेना है। 1.67 इंटू 10 इंटू द पावर 24 ग्राम, ठीक है, बात समझ में आया? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बात समझ में आया? और ये a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻, ठीक, अपॉन 4/3, ठीक है, 4/3 पाई। आर का क्या लिखे थे? रेडियस हम लोग निकाले थे, आर इज इक्वल टू आर नॉट, निकाले थे ना, आर इज इक्वल टू आर नॉट, वो तो लगा रहे हैं इनटू क्या कर दिए? आर नॉट, ठीक है, आर नॉट का क्यूब इनटू, ठीक है, ए 1/3 का क्यूब। ये फॉर्मूला निकाले थे हम लोग रेडियस, इसी 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 जो है रदरफोर्ड का, उसी में हम लोग देखे थे, ठीक है, उसके आधार पे। तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? a इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है, ग्राम में लिया हुआ, केजी में रहेगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻27, ठीक, और ये क्या हो जाएगा? 4/3, ठीक है, 4/3 पाई, ठीक, इंटू आर नॉट का क्यूब इंटू, और इसका a 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा? a, ये a एक खत्म, ठीक है, और ये टोटल पार्ट तो किसका आ रहा है? सारा का सेम रहेगा, 4/3 पाई सब में रहेगा, आर नॉट क्यूब सब में रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, और 1.67 इंटू 10⁻⁻24 भी कांस्टेंट रहेगा। इट मींस कि डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस, ठीक है, इज सेम, ठीक है, सारा न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बात समझ में आया? क्योंकि सारा चीज क्या है? सेम। आप कोई भी ले लो, कोई मतलब नहीं है उसका मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, ठीक है, सारा कुछ यदि हम लोग सेट कर देंगे तो ए वो वहां पे क्या होगा? कॉमनली कट ही जाएगा मास के कारण, यहाँ पे जो ए हम लोग सेट किए हैं, ठीक है, बात समझ में आया? तो कोई भी यदि हम न्यूक्लियस का यदि हम डेंसिटी बात करें तो वो क्या आएगा? सेम ही आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? क्या आने वाला? सेम आने वाला है। अब यदि आगे, ठीक है, आगे उसी में हम क्या कर दें? सेट कर दें उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो, तो वैल्यू कितना दिया हुआ था? वैल्यू यानी कि वो कितना बचा? 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, अपॉन 4/3 पाई, 4/3 पाई आर नॉट, यानी कि आर नॉट का वैल्यू 1.33 बताए थे ना, लिख सकते हैं कहां से लेकर कहां? 1.33 इंटू 10⁻⁻13 का होल क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में था ना तो सेंटीमीटर क्यूब, बात समझ में आया? और ये किसमें था? ग्राम में, किसमें था? ग्राम में। और टोटल को यदि आप करेंगे तो अप्रॉक्स 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। दैट इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि आप सोचिए कि डेंसिटी जो होता है न्यूक्लियस का वो कितना डेंस्ड है, कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कितना ज्यादा मास है वहां पे एक छोटे से जगह पे। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब का यदि हम क्या लेते हैं, कोई टुकड़ा लेते हैं एटम न्यूक्लियस यदि वो रहता है तो उसका कितना हो जाएगा? 10⁻15 ग्राम उसका जो होगा वो वेट होगा। बात समझ में आ रहा है? कितना जबरदस्त, कितना डेंस्ड ये जो आपका है न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो उनका रिजल्ट रहा। तो बेसिकली ये क्या था? रिजल्ट ऑफ
क्या, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल या फिर रदरफोर्ड गोल्डफॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी इसको कह सकते हैं, ये रहा। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखने वाले हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन भी आया है उसमें, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारा चीज जो बना है रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है किस तरीके से? ठीक है, तो क्या इसको लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको आर मिनिमम भी कहते हैं, आर मिनिमम भी कहते हैं। होता क्या है ना कि ये जो आपका न्यूक्लियस था, ठीक है, क्या था, न्यूक्लियस था। बात समझ में आया, यही आपका न्यूक्लियस है। इज दैट क्लियर? अब यहां से अल्फा पार्टिकल चला था, यहां से अल्फा पार्टिकल चला था और मान लेते हैं यहाँ के बाद वो घूम गया, यहाँ के बाद घूम गया, तो यहाँ पे इस पार्ट को हम क्या करें, पार्ट ए, ये क्या है आपका पार्ट ए, और ये वाला आपका क्या है, पार्ट बी। मान लेते हैं ये क्या है, पार्ट, इधर लिखते हैं, ये क्या है, इस वाले पॉइंट को क्या लिखे हैं, पार्ट बी। ठीक, यहां से घूम गया, जितना भी सामने से जा रहा है वो मतलब जितना करीब जा पा रहा है, करीब जा पा रहा है, उसके बाद क्या हो जा रहा है, वो वापस घूम जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला ही जो जगह होगा, ये जो जगह होगा वो क्या कहलाएगा, आर मिनिमम। क्या कहलाएगा, आर मिनिमम। ठीक है, जो इतना दूर का जो जगह होगा, जितना करीब से वो वापस लौट जा रहा है, वो जो डिस्टेंस होगा, टकराएगा तो नहीं ना, रिपल्सन हो रहा है तो टकराएगा तो नहीं, टकराएगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, वो एकदम क्लोज जाकर के वापस मुड़ रहा था, क्लोज जाकर के वापस मुड़ रहा था। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे हम रखें जहां से ये वापस, मतलब जहां से जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जहां से वो वापस आ रहा है, और ये जो जगह बच गया दैट इज कॉल्ड आर मिनिमम। इसको क्या बोलेंगे, आर मिनिमम, एंड दैट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ में आ रहा है? और ये वाला आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है, क्या है ये आपका अल्फा पार्टिकल। अब बात को समझना है, अब बात को समझना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी यानी यहाँ ये कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से। अब यदि इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, ठीक है, इसका क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसका, ए का, पोटेंशियल एनर्जी ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ए के रेस्पेक्ट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर, यही लिखे थे ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर, और 1/r इंफिनिटी है, 1/r क्या है, इंफिनिटी। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो। 1/r क्या है, इंफिनिटी, तो यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यदि जीरो हो जाएगा ये, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पूरा क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। बात समझ में आया? यानी आर, आर क्या है, ये आपका आर इंफिनिटी है ना, यहाँ क्या, आर बराबर इंफिनिटी, आर क्या इंफिनिटी, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और यदि जीरो हो जाएगा तो पूरा पी ई ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, पी ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, ठीक है, एम अल्फा वी स्क्वायर अल्फा, यही होगा ना, 1/2 एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। तो किसके लिए हम लिखें, 1/2 एम अल्फा, ठीक है, और वी अल्फा स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? ये वाला चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और ये मास ऑफ अल्फा, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल है वो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपका क्या चल रहा है? अब यहाँ पे एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, यहाँ जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो रुक गया होगा, रुक के लौटा होगा। यहाँ पे एकदम जब क्लोज गया होगा, धीरे धीरे स्पीड कम होता गया होगा, फिर उसके बाद बहुत कम हो गया होगा, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। क्या होगा, आर मिनिमम। बात समझ में आ रहा, आर क्या होगा, यही है ना, आर मिनिमम। बात समझ में आ रहा है, ये वाला क्या हो जाएगा, आर मिनिमम। तो देख लेंगे, यही आपका है पूरा
और ध्यान में रखेंगे कि Q1 Q2 जो है, Z जो है बेसिकली क्या रहेगा, Z जो है यानी कि चार्ज, Q1 Q2 आपका क्या रहेगा, चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है इसके रेस्पेक्ट में, Z। ठीक है, जो हम लोग ZE करके पढ़े थे ना वही वाला। तो जो Z है, ठीक है, Q बराबर क्या होगा, ZE। ठीक, Q बराबर क्या पढ़ दे, ZE। ठीक है, तो Z यदि हम गोल्ड फॉइल के लिए तो कितना हो जाएगा, Z किसके लिए, गोल्ड के लिए, गोल्ड सॉरी क्यू किसके लिए, गोल्ड के लिए क्या हो जाएगा 79E, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79। 79E लिख सकते हैं। कॉपर, यदि कॉपर के रेस्पेक्ट में लिए Cu, ठीक है, कॉपर के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में ले सकते हैं, सिल्वर के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। इसके किसी के भी रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, ZE ही आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ZE। बात समझ में आया। तो ये आपका कॉपर का क्या हो जाएगा 29E, और इसका सिल्वर का 47E। कितना हो जाएगा 29E और 47E। ये जो Q यहाँ पे लिखा हुआ वो Q1 मान लेते हैं ये, तो Q2 कौन सा हो जाएगा, ये वाला अल्फा वाला पार्ट। Q1 हम इसको मान रहे हैं तो Q2 उसको मान करके आप बना सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या लिखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, के ई ऑफ ए प्लस पी ई ऑफ ए इज इक्वल टू के ई ऑफ बी प्लस पी ई ऑफ बी। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या था, जीरो था। तो के यानी 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू के यहाँ क्या हो गया जीरो, ठीक है, और प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R मिनिमम। R मिनिमम यानी कि फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर लिखेंगे कहीं उधर कट मत जाए इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, जो आएगा 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R मिनिमम। क्या है ये, R मिनिमम। और यही आपका क्या फॉर्मूला है, ये क्या आपका आ गया, क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, दैट इज R मिनिमम क्या है आपका, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, याद रखना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ही आएगा। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो निकल सकता है, मास तो दिया हुआ है, वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और क्लोजेस्ट अप्रोच कुछ भी यहाँ से निकाला जा सकता है। यदि v दे दिया तो r मिनिमम निकाल के पूछेगा, और r मिनिमम दिया है तो वेलोसिटी भी आपसे पूछ सकता है। इज दैट क्लियर। तो ये वाला चीज भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में हम करवाएंगे। ठीक है, इस वाले पे बस लास्ट हम लोग देख लेते हैं रदरफोर्ड का लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लिमिटेशंस इसका देखते हैं, लास्ट अपना जो है आज के सेशन का लिमिटेशन। ठीक है, लिमिटेशंस, लिमिटेशन। तो पहला लिमिटेशन था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बोर मॉडल आगे अपने को पढ़ना है, तो बोर मॉडल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के भी बारे में है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया था। ठीक है, इट कुड, ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, अरे भाई कहने का मतलब यह है कि जो चीज आगे आया है उसके बारे में जाहिर सी बात है इसको नहीं पता। तो लिमिटेशंस में हम आगे वाले बातों को ही तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि ये इसके बारे में नहीं बताया था इसलिए गलत हुआ। बात समझ में आया। जैसे थॉमसन वाला का क्या लिखे थे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फेमस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तो उस समय हुआ नहीं था, इसीलिए जब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आया तो वो उसे लेके आ गया
लिमिटेशंस आ गए। बात समझ में आ गया? तो यही क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अबाउट हाइड्रोजन, ये आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दूसरा 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 मैक्सवेल का एक थ्योरी था, ठीक है, क्लासिकल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो एक थ्योरी था, ठीक है, मैक्सवेल का। ठीक, मैक्सवेल का एक थ्योरी था जिसके अनुसार यदि हम बात करें तो वो ये कहना था उनका कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ चक्कर चार्ज पार्टिकल काट रहा है, ठीक है, यदि चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस क्या है, चार्ज पार्टिकल था, और उसके चारों तरफ जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है, वो भी क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ घूमने वाला यदि चार्ज पार्टिकल है, तो जो चार्ज पार्टिकल घूम रहा है चारों तरफ कंटिन्यूअसली, वो क्या करेगा, कंटिन्यूअस अपना एनर्जी को लूज करेगा, कंटिन्यूअस अपना एनर्जी को लूज करेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को स्पाइरल की तरह घूमना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है कि उनके अनुसार क्या था, रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहा है चारों तरफ ऑर्बिट में, ठीक। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ठीक है, वो क्या कह रहे थे कि जो चार्ज पार्टिकल है उसके तरफ यदि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, उसके तरफ यदि चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, तो ये जो है वो इस तरह आकर के क्या होना चाहिए, स्पाइरल में इसके साथ टकरा जाना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, टकरा जाना चाहिए। बात समझ में आया? क्योंकि तो ऐसा देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल theory of electromagnetism of produced by Maxwell, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, इफ चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व्स अनदर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग, proposed if a charge particle revolves another charge particle, if a charge particle revolves another charge particle, it loses energy continuously, and it falls into the nucleus, the nucleus and atoms become unstable, atoms becomes unstable। लेकिन ये वाला बात भी इन्होंने कुछ इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल तो ऐसा होना था, लेकिन इसके बारे में चूंकि ऐसा था थ्योरी, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है इसके बारे में इसने यहाँ पे कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। ये रदरफोर्ड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस था। दो लिमिटेशंस रहा, क्या पहला लिमिटेशन रहा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी जो था मैक्सवेल का, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अनुसार एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जब घूमता है तो वो कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करता है, और कंटिन्यूअस एनर्जी यदि लॉस कर रहा है तो उसको स्पाइरल की तरह घूमना चाहिए और आकर के न्यूक्लियस में फॉल डाउन होना चाहिए, और जिससे एटम जो है वो अनस्टेबल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा A to Z सारी बातें, ठीक है। ध्यान से देखना है एक एक चीज को जो बताया हुआ है, ठीक। तो चलिए अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।